नई नई चीजें, नए नए इन्वेंशन क्या आ रहे हैं जिसके हिसाब से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने आप को चेंज कर रहा है। इस दौर के अंदर जब हमको इस नए ज़माने के साथ जीना है तो हमें एजुकेशन के अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आने पड़ेंगे, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको हम IoT कहते हैं, जिसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। इसके बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस दौर में आई हैं। हम एक मशीन लर्निंग के माध्यम से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं और वो सब चीज़ें संभव हैं। बट लेकिन अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अब इस न्यू जनरेशन को जीना है, न्यू जो ये जेनजी जिसको हम बोलते हैं उसको उसके अंदर रहना है, तो उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकता है ताकि वो मोर प्रोडक्टिव हो सके, एसेट बने, वो एसेट बने। हाँ, राइट। क्या ये हम मान लें कि बच्चे की हर जो भी उसकी इच्छाएं हैं हम उसको अगर पूरी नहीं कर पाते तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। आज किसी ने उसको डांट दिया तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। पेरेंट्स आर ऑल्सो टेरिफाइड कि मैं इसको बच्चे को मना ही नहीं कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं सर उनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक ये चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं सर बच्चे का कोर्स और करियर चूज करने में एक माँ बाप का भी रोल होता है सर। तो हमें सिर्फ फॉर्मूलेज नहीं रटाने हैं, राइट। हमें एक अच्छा इंसान बनाना है, हमें वो इंसान बनाना है जो किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सके। ये जो जनरेशन है जो अब आ रही है, इनके लिए एक डिफरेंट एक करियर पाथ है। यू कैन आइडेंटिफाई की गैप्स कहाँ हैं। सो व्हाई यू नो लुकिंग फॉर अ जॉब विच इज गोइंग टू गिव यू 5 लाख 6 लाख और 10 लाख इन ए ईयर, राइट। आप एक महीने में कमा सकते हो। जय हिंद दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि क्या ही बताएं। एक टाइम पे लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं थे घर पे, और आज के टाइम पे ऐसा लग रहा है शायद मोबाइल फ़ोन भी ऑब्सोलीट ना हो जाए। मोबाइल फ़ोन की कंपनीज भी ऑब्सोलीट हो रही हैं और गोइंग फॉरवर्ड नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। क्या उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना तैयार है? पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आपने नाम कंफर्म सुना होगा क्योंकि एक बहुत ही एक्टिव कॉलेज है, एक्टिव इंस्टीट्यूशन है। और मैंने वहाँ से इनवाइट किया है राकेश टायल सर को, जो वहाँ पे एक वाइस चेयरमैन पोजीशन होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हमें ये जानना है कि नई नई चीज़ें, नए नए इन्वेंशन क्या आ रहे हैं जिसके हिसाब से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने आप को चेंज कर रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऑब्सोलीट हो रही हैं। सो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ से आपको अपने को अपग्रेड करते रहना चाहिए। और ये डिफरेंट रेवोल्यूशंस होते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 की, जिसमें हमने टेलीकम्युनिकेशंस के नई नई चीज़ें देखी, फिर हमने कंप्यूटर्स देखे, फिर हमने इंटरनेट देखा। तो पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हम फ़ोन पे किसी से वीडियो चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट लेकिन नाउ इट इज़ वेरी मच अ रियलिटी। तो जब हम पढ़ते थे तो फर्स्ट टाइम हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन था व्हेन वी वेंट अब्रॉड फॉर आवर स्टडीज़। तो इंडिया में नहीं था, तो देयर वी गॉट टू एक्सपीरियंस दिस। फिर हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पे ईमेल देखी हमने, पर लेकिन इंडिया में हम किसको ईमेल लिखें, बट देयर वाज नो वन यूजिंग ईमेल हियर इन इंडिया। तो ये एक प्रॉब्लम थी। बट नाउ एवरीवन नोज व्हाट ईमेल इज़, और कितनी और चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरीके के जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं आए हैं, तो उसके अब बिकॉज ए न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन 2010, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको हम IoT कहते हैं, जिसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। इसके बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस दौर में आई हैं। तो इस दौर के अंदर जब हमको इस नए ज़माने के साथ जीना है तो हमें एजुकेशन के अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आने पड़ेंगे, और हम लेके आ भी रहे हैं क्योंकि हम उसी तरीके से कोर्स करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, कंपनीज़ के साथ उनको मैप करते हैं कि कंपनीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे जो हम जो हमारे, क्योंकि हमारे पास इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, और हमारे जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर ऑनर्स भी है कि हम
इस जो मैन पावर है उसको हम इस तरीके से ट्रेन करें ताकि ये देश के लिए बोझ ना बने, एसेट बने, वो लाइबिलिटी असेट ना बने, हाँ। राइट। तो ये रिडंडेंट ना हो, ये ऑल टेक्नोलॉजी से इक्विप ना हो, सो दे नीड टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड ऑल्सो, राइट। दे शुड बी हैप्पी, दे शुड बी हेल्दी, राइट। इस चीज़ के लिए आपको 360 डिग्री वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल राइट। जो लोग पहले सिर्फ एक रॉट लर्निंग की तरफ जाते थे, तो उस रॉट लर्निंग का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, मेमोराइज करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो आपके लिए कंप्यूटर्स हैं जो विद एआई दे आर एबल, दे वुड बी इन ए मच बेटर पोजीशन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, टू मेमोराइज डेटा एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। उन सब चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन माइंड की नीड नहीं है। ह्यूमन माइंड की नीड है कि वेयर देयर इज क्रिटिकल इश्यूज, वेयर देयर द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, वो इंसान एड्रेस कर सकता है, जो मशीन नहीं कर सकता। अभी जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं जो एक मशीन अपने आप नहीं कर सकती है, वो इंसान कर सकता है। तो ये एक ह्यूमन माइंड है। तो ह्यूमन माइंड की रिप्लेसमेंट अगर एक कंप्यूटर अभी नहीं कर सकता इन दैट पर्टिकुलर मैनर, बट येस द थिंग्स विच आर ऑलरेडी हैव टेकन प्लेस, जिसका एक ट्रैक है, जिसका एक डेटाबेस है, उसके ऊपर ज़रूर हम एक मशीन लर्निंग के माध्यम से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं और वो सब चीज़ें संभव हैं। बट लेकिन अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अब इस न्यू जनरेशन को जीना है, न्यू जो ये जेनजी जिसको हम बोलते हैं, उसको उसके अंदर रहना है, तो उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकता है ताकि वो मोर प्रोडक्टिव हो सके। और जो लाइफ हम पहले कभी जीते थे वैदिक ईरा में, कि वो उस तरीके की आपके पास एक फ्रीडम भी हो ताकि आप जो काम पहले कर पाते थे वो कर पाएं। क्योंकि अब बहुत से लोगों के अंदर ये भी संशय रहता है कि सो ऑल दैट इज दैट। सो यही है कि आज के दिन में आपको एप्ट होना पड़ेगा और रिलेट करना पड़ेगा, और एजुकेशन को उस तरीके से डेवलप होना चाहिए ताकि वो एक सोसाइटी के वेलफेयर में काम कर सकें। और जो इश्यूज़ हैं सोसाइटीज़ के आज, जैसे मैंने आपको इमोशनल एस्पेक्ट भी बोला, मैंने एक सोशल एस्पेक्ट भी बोला, जो आज डाइवोर्स हो रहे हैं, आज जो बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, तो क्या हम इन प्रॉब्लम्स को मान के एक्सेप्ट करके बैठ जाएं? नो। या हम इसके लिए हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वी शुड हैव समथिंग विच कैन टॉक अबाउट इट। वी कैन टीच स्टूडेंट्स कि ये सब चीज़ें क्या हैं, व्हाट इज़ योर कल्चर, राइट। आपको सेंसिटिव होना है किन चीज़ों पे, ठीक है। आप इमोशनली स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं? आज सुसाइड हो रहे हैं, तो जो सुसाइड हो रहे हैं, क्या ये हम मान लें कि बच्चे की हर जो भी उसकी इच्छाएं हैं हम उसको अगर पूरी नहीं कर पाते तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। आज किसी ने उसको डांट दिया तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। पेरेंट्स आर ऑल्सो टेरिफाइड कि मैं इसको बच्चे को मना ही नहीं कर सकता हूं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या हमने एक पेरेंटिंग अच्छी नहीं की? पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, और द स्कूल्स और द इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल, और द सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल। हु हैज़ टू टेक दैट ब्लेम? तो एजुकेशन का मतलब ये भी है कि हम जो इश्यूज हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको किस तरीके से प्लग कर सकते हैं, उनको किस तरीके से ठीक दिशा में लेके जा सकते हैं, ताकि जो ये इश्यूज हैं हम इनको सिर्फ ये ना करें कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, इनका सोल्यूशन कहाँ है और हु इज गोना डू इट। तो यस, तो हमें सिर्फ फॉर्मूलेज नहीं रटाने हैं, राइट। हमें एक अच्छा इंसान बनाना है, हमें वो इंसान बनाना है जो किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सके, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्रिटिकल थिंकर हो, एनालिटिकल हो, ठीक है, सोशलाइज करना जानता हो, शुड हैव ए हैप्पी स्माइल लाइक यू व्हेन यू आर हैविंग, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो स्माइल कर सके, टेक ए पोज कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है, सबके साथ आती है, बट देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, राइट। तो उस स्पिरिचुअल हो, ठीक है, उसको मालूम हो कि किस तरीके से उस जान सके कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, राइट। सो स्पिरिचुअलिटी आई डोंट मीन कि वो रिलीजियस एस्पेक्ट में, बट स्पिरिचुअलिटी इज ही शुड नो कि कि वो संसार में आया क्यों है, पर्पस क्या है मेरा, उसका पर्पस क्या है, राइट, व्हाट आई वांट टू अचीव, एग्जैक्टली।
बच्चों को यही नहीं पता चलेगा कि वो करना क्या है भाई जिंदगी में। ठीक है। क्योंकि पिछली जो जनरेशन थी ना, जो मैंने ये निकाला वो है इंटेलेक्चुअल बनना, कि भैया आपको नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, आज कुछ और प्रॉब्लम्स है, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हम आज ही आपको रटवा दे कि ये प्रॉब्लम होगी तो ये सॉल्यूशन है, तो भैया आप काम नहीं चल सकता, प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज वाली प्रॉब्लम्स ही 10 साल के बाद आएंगी, तो भैया नोकिया बाहर नहीं होता मार्केट से। बिल्कुल। नोकिया को देखते देखते बाहर कर दिया गया। पहले कोडेक कैमरा होता था, वो बाहर हो गया, डिजिटल कैमरा बाहर हो गया। अब गोइंग फॉरवर्ड कुछ और नई एआई टेक्नोलॉजीज आ रही है। सर एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा सा सर ऑडियंस को अवेयर कीजिए, क्या क्या नई एआई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसपे हमारे यूथ को आगे काम करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके सबसे पहले ना उसके पहले हम उसको एंजॉय करते हैं। सच्चाई ठीक है। 5 6 7 साल आप उसको एंजॉय करते हो, आपको लगता है कि हाँ ये कुछ नया आया है, तो हम उसके ट्रैप में फंसना स्टार्ट कर जाते हैं। जब ट्रैप में फंसना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले फिर वो आपको उसके नेगेटिव्स दिखते हैं। आज आपको पता चलेगा कि आपने किसी लिंक पे हिट किया और आपका बैंक बैलेंस निकल गया। हाँ। आप कहीं आपकी प्रिवेसी जो है वो अफेक्ट होने लगती है। ठीक है। आज आपने कहीं कोई फ़ोटो गई थी, आज कोई इंस्टा पे आपकी फ़ोटो को मिसयूज़ कर रहा है, मॉफ करके कुछ ना कुछ मीम्स बन रहे हैं, कुछ और कहानी बन रही है, व्हाटएवर इट इज़। सो ये अब एसोसिएटेड हैं, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे हो तो फिर उसके लोग उसको मिसयूज़ भी करेंगे। तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं, इसके रिपरकशंस जो होने हैं वो होंगे। अब इसको बचाने के लिए भी एआई में, साइबर सिक्योरिटी में बहुत से मेजर्स हैं। तो जब हम बात करते हैं कि अब आज को हमको नए युग में तैयार होना है, तो एक स्कूल एजुकेशन के अंदर ही वी नीड टू ट्रेन इवन द यंगर वंस, कि हम उनको किस तरीके से ट्रेन करें। दे शुड नो कि आपको हम सिक्योर कैसे बना सकते हैं। एक बच्चे को उसकी प्रिवेसी ब्रीच ना हो, राइट, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक जैसे हम साइबर जागरूकता अभियान चलाते हैं, हम स्कूल्स में भी चलाते हैं, राइट। तो इसी ऊपर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में एक हम बीटेक भी कराते हैं, राइट, जिसके अंदर बच्चे ये सब तरह की चीज़ें सीखते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को सिक्योर बनाया जाता है, क्या चीज़ें हैं। आप कोई नया टेम्पलेट्स बना रहे हैं, नई चीज़ें बना रहे हैं, नए वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो किस तरीके से उनको हम सिक्योर बनाएं, किस तरीके से क्या करें। सो जो एक साइबर सिक्योरिटी है, लाइक अगर हम एआई मशीन लर्निंग सीखते हैं या एआई इन डाटा साइंस सीखते हैं, तो उसके ऊपर ये सब चीज़ों के अंदर क्या कमियां रह गई हैं, हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, वो हम साइबर सिक्योरिटी से करते हैं। तो आज के दिन में साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी। आज के दिन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप आने वाले जो इकोनॉमिक फोरम है, उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जॉब्स अब जो निकल के आएंगे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में निकल के आएंगे, राइट। अब जो पहले कोर्सेज थे, पहले सब कोर्सेज एक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 कोर्सेज हैं जो आपके बहुत ज़्यादा बीटेक में चल रहे थे। पर लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आप आईओटी कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग कर सकते हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर 85,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो हो रही है, जिसके अंदर आप चिप्स जो आप मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये VLSDI के उसमें होगा। तो अब ये जब चीज़ें हैं बच्चों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पहले से चीज़ का देख के चलेगा कि ओके फाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंडिया ऐसा कुछ कर नहीं रहा था कि ना कोई चिप्स थी, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंडिया में बन रहे थे। बट लेकिन नाउ द फ्यूचर इज़ देयर। आज ट्रम्प के साथ में जो एप्पल के जो CEO हैं, उनके साथ में भी एक मतभेद है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एप्पल इंडिया में आ रहा है। तो बट लेकिन जब आ रहा है तो इस तरीके की डिवाइसेस मैन्युफैक्चर इंडिया में होंगे तो दे विल रिक्वायरिंग ए मैन पावर। और अनफॉर्चुनेटली आज जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर बहुत कम बच्चे हैं जो इस तरफ जा रहे हैं। और फिर प्रॉब्लम आती है कि जब हम एक ही बस में सब सवार हो जाएंगे तो जब जिस स्टेशन पे उतरेंगे तो वहाँ पे भीड़ होगी, ऑब्वियस सी बात है। देन दे विल कंप्लेन अबाउट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और हमें प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है। सर्विस इन मीन टू से दे विल नॉट बी एबल टू गेट द राइट काइंड ऑफ एम्प्लेसमेंट्स। तो जब आप एक ही चीज़ के पीछे सब भागेंगे तो देन कियोस्क तो होगा ही, राइट। तो आप राइट टाइम पे
इवैल्यूएट करना कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या होने वाला है। और आज अगर आप किसी चीज़ के अंदर आगे जाके अपनी चॉइस ले रहे हो तो वो चॉइस आगे जाके क्या होने वाली है, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद ये मार्केट कैसे होगी। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। यू नीड टू लाइक इकोनॉमिक फॉरम्स देखें, क्या उनके प्रेडिक्शंस हैं, किन नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बिल्कुल रिडेंडेंट हो जाएंगी, जिनके कोई आगे का फ्यूचर नहीं है। एवरीथिंग इज़ देयर। सो नाउ इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। बिल्कुल है। राइट, इसके लिए आपको कोई प्रोडिक्शंस नहीं चाहिए, कोई फोरकास्टिंग उस तरीके से नहीं चाहिए। सो दे आर पीपल हु आर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ फोरकास्टिंग। आपको बस ये देखना है कि आप भेड़ चाल में ना चलें। राइट, आप देखें कि आपका इंटरेस्ट वहाँ लाई करता है तो आप उसके हिसाब से अपनी चॉइस को एक्सरसाइज कीजिए और देखें कि किन चीज़ों के अंदर और आगे पॉसिबिलिटीज़ निकल रही हैं। तो एक IoT, जैसे मैंने बताया, साइबर सिक्योरिटी इज़ देयर, AI/ML, AIDS, तो ये सब चीज़ों के अंदर एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। प्लस जो जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब आप हम जैसे पानीपत हैं, पानीपत, सोनीपत, इसके साथ में खरगोदा का मारुति का प्लांट आ रहा है, सो EV का प्लांट लग रहा है वहाँ पे। सर फ्यूचर है। तो जब EV का प्लांट है तो लेट वेरी लेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन देयर कैंपसेस। राइट, हमें मालूम है अभी हमारे पास। द थिंग इज, अब उसके साथ में इफ यू आर हैविंग गुड एक्सपोजर्स, कि आप उसके साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ EV की स्पेशलाइजेशन करें। राइट, आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएं, आप 3D प्रिंटिंग के अंदर जाएं। राइट, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप इनके साथ में इनके अटैचमेंट्स लेते हैं, इनके साथ में इनकी स्पेशलाइजेशंस लेते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। राइट, तो बच्चों को जो कंटेम्प्रेरी कोर्सेज हैं या भेड़ चाल से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। राइट, और कहीं ना कहीं सर उनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक ये चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं सर बच्चे का कोर्स और करियर चूज़ करने में एक माँ बाप का भी रोल होता है। सर डिस्कशन तो उनसे ही होगी। नहीं, बिल्कुल होता है। जो जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जनरेशन है जो अब आ रही है, इनके लिए एक डिफरेंट, मैं कह सकता हूँ कि एक डिफरेंट एक करियर पाथ है जो उनके पहले उनके किसी सिबलिंग ने नहीं देखा, उनके किसी रिलेटिव ने नहीं देखा, उनके पेरेंट्स ने नहीं देखा। राइट, तो ये एक ऐसी एक ऐसा पाथ है जो किसी ने ट्रैवल नहीं किया है। यू हैव टू एक्सप्लोर इट। ठीक है, इसमें कोई आपको बताने वाला नहीं है कि ये पाथ में ऐसा होने वाला है, ये चीज़ ऐसे कर लीजिए। राइट, सो वो किससे पूछेगा? वो किसी रिलेटिव से पूछेगा, तो रिलेटिव को मालूम ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट कि ये नेक्स्ट में ये चीज़ें हो चुकी हैं। राइट, और जो अब ये रेवोल्यूशन है, इसके अंदर आपको ये ज़रूरी नहीं है कि अब बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप सेल्फ अपना स्टार्टअप कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। राइट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश प्लेयर्स नहीं होंगे। इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी, resources gonna be there, so you can have your own business set up. Right, so why you looking for a job which is going to give you 5 lakhs, 6 lakhs or 10 lakhs in a year? Right, आप जब एक महीने में कमा सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और उस चीज़ के लिए क्या करना है? आपको न्यू टेक्नोलॉजीज में गैप आइडेंटिफाई करने हैं। और जो अब जैसे हमारे पास है, वी हैव द बिगेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर इन हरियाणा, तो अब वहाँ पे आप सब चीज़ों को कोलैबोरेट करते हो, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को कोलैबोरेट करते हो, ताकि आइडिएशन हो, ताकि बच्चे सीखें। गवर्नमेंट इतनी अच्छी नई नई स्कीम्स दे रही हैं ताकि जो नए बिजनेसेस हैं वो डेवलप हों, वो स्टैंड करें। तो उसमें सब्सिडीज़ भी हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट दे रही हैं। तो और गवर्नमेंट का मोटिव भी है कि लाइक डोंट गो फॉर लाइक जॉब सीकर्स, लाइक यू हैव टू बी द जॉब क्रिएटर्स। और वो इन्हीं चीज़ों के लिए हमारे पास, जैसे AICT ने हमें आइडिया लैब, they have given us kind of a grant to establish an idea lab, और हम पूरे 10 states में we were the northern area में, so we were the only institution which includes your Delhi, Haryana, हिमाचल, पंजाब, ये सब states को मिला के we were the only institution in the northern states जिसको आइडिया लैब गवर्नमेंट ने ग्रांट किया था। तो ये एक गवर्नमेंट का एक विजन भी है कि हमको इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके चलना है और भारत को विश्वगुरु बनाना है।
और उस चीज़ के लिए बच्चों को भी इस चीज़ में समझना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ और क्या माइंडसेट लेके चलें ताकि वो जॉब क्रिएटर्स बने। और जो जॉब क्रिएटर्स बने वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ में बने जहाँ पे पहले गैप है और उस गैप को फिल करें। आपको ऐसा नहीं है कि एक आटा की चक्की पहले है तो मैंने आटे की चक्की लगानी है तो वो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया नया, राइट? दैट इज नॉट अ स्टार्टअप। स्टार्टअप इज कि मैंने कोई एक नई चीजें बनाई। इट कैन बी इन द स्मॉल थिंग, पर वो नई होनी चाहिए, उसमें एक आइडिया होना चाहिए विच नो वन हैज थॉट अबाउट। क्रिएटिवनेस चाहिए। यस, तो यही चीजें सिखानी है एजुकेशन में कि आप क्रिएटिव कैसे बनेंगे, उसके सोचने के काबिल बनाना है, उसको एक ही बात पे रट्टे लगाने वाला नहीं बनाना है। सर, क्रिएटिवनेस से ही एजुकेशन पॉलिसी 4.0 जो आई है, इसके अंदर ऑटोनॉमस के ऊपर कुछ बात चल रही है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनाने के बारे में। अब इसमें यह बोला जा रहा है कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनाने से बहुत फ़ायदा है, तो वो फ़ायदा भी एक बार सर जनता को बताइए। इससे फ़ायदा क्या है? एज ए स्टूडेंट मुझे क्या फ़ायदा है, या एज ए यूनिवर्सिटी का क्या फ़ायदा है, कॉलेज का क्या फ़ायदा है? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें यही एक चीज़ के ऊपर मेजर फोकस रखा गया है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। तो आप अगर जो हमारा पहले कन्वेंशनल सिस्टम था कि एक कॉलेज जो एफिलेटेड होते थे यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलेटेड होते थे, तो उसके अंदर से जो कोर्स करिकुलम बनता था तो बहुत डिले चीज़ें हो जाती थी, तो वो मैपिंग नहीं होती थी। तो अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज हो, एक फार्मेसी बच्चा पढ़ रहा है, एक इंजीनियरिंग बच्चा पढ़ रहा है, एक बीबीए कर रहा है, एक एमबीए कर रहा है, सो ये सब बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो इनकी वैलिडेशन हो, आइडियाज़ की एक्सचेंज हो, दे शुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक लिमिटेड ना हो। अगर एक इंजीनियरिंग के बच्चे को मालूम ही नहीं है कि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो आप एक आइडिएशन होकर कोलैबोरेट करके एक अपना बिजनेस प्लान बना सकते हो, जिसमें एक एमबीए का बच्चा साथ जुड़ रहा है, जो बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं उस चीज़ को पुट कर रहा है, मार्केटिंग कैसे बनाते हैं, उसकी इकोनॉमिक्स कैसे डिवाइन करनी है, और एक बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी पे और आइडिया पे बात कर रहा है, राइट? जब ये इकट्ठे मिलते हैं तो देन दे कैन डेफिनेटली मेक ए गुड प्रोडक्ट और सर्विस, वट एवर इट इज़। तो ये चीज़ें हैं कि जो आप एक उस चीज़ में लेके आते हो। सो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी जो इसमें कहना चाह रही है कि हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और उसकी एक्रेडिशन होनी चाहिए। एक्रेडिशन या नैक एक्रेडिटेड हो, एनबीए एक्रेडिटेड कोर्सेज हो, ताकि वो एक या तो ऑटोनॉमस कॉलेज बनेगा या डिग्री वो अब यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से ना होके वो इंस्टीट्यूशन डिग्री गिविंग इंस्टीट्यूशन बने, राइट? ऑटोनॉमस हो इन ऑल नेचर, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा आए, ऑटोनॉमी उसमें ज़्यादा आए और इनोवेशन आए, राइट? और वो इन सब चीज़ों को एड्रेस कर सके जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, ताकि ये फास्ट पेस्ड हो। और जो इंस्टीट्यूशन इस तरीके से इस चैलेंजेस को ले पाएंगे, देन दे गोना गो अप, और वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे देन दे गोना मेक इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, राइट? तो डायरेक्ट बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को ही है, क्योंकि उनको इतना डाइवर्स अगर नॉलेज मिलेगा कॉलेज लेवल पे ही। क्योंकि मैं अपने टाइम के कॉलेजेस की बात करता हूँ तो इट वाज जस्ट रट्टा, ठीक है, जस्ट रट्टा मारो, लिखो, पास हो, टाटा बाय बाय, ठीक है, नो क्रिएटिवनेस एट ऑल। लेकिन जिस तरीके से आज आपने मेरा माइंड खोला है कि इतना सब कुछ गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट भी इतनी प्लानिंग कर सकती है। फिर मैं ये सोच रहा हूँ एज ए कॉलेज आप लोग भी इतनी प्लानिंग कर रहे हो कि भैया फार्मेसी के बच्चे को टेक्नोलॉजी भी सिखाओ, सब कुछ सिखाओ। तो सर ओवरऑल डेवलपमेंट होने के बाद तो दे कैन बी अ वेरी गुड एसेट टू द नेशन सर। मतलब मेरे को तो मतलब आज रोंगटे खड़े हो गए हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी इस लेवल तक सोच रहे हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग सर, एक नॉर्मल लेमैन की अगर बात करूँ तो मुझे लगता था कि अभी कुछ नहीं हो रहा है भैया, जो चल रहा है चल रहा है, पुराना ढल्ला चल रहा है, जैसा पहले चलता था वैसे ही चल रहा है। नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा एक चेंज है, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस डोंट हैपन इन लाइक एवरी 5 years और 10 years और 20 years। आपने देखा होगा कि पहले के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस भी हुए हैं 50, 60 साल, 70 साल तक एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहता है। तो जो एक एआई की जो इम्प्लीकेशंस हैं, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वाइब नहीं करोगे, उसके साथ लेकिन नहीं चलोगे, तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाओगे। सो क्योंकि इंडिया ने पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस किया, सेकंड मिस किया, थर्ड मिस किया, सो नाउ इट इज़ इंडियाज़ टर्न कि वो एआई को साथ लेके, बिकॉज वी हैव डेमोग्राफिक
डिविडेंड इन आवर फेवर, राइट। हमारे पास लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश समझते हैं, हमारे पास लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी समझते हैं, हमारे पास इतनी यंग पॉपुलेशन है जो ये काम करके दिखा सकती है। और हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट बेस है, तो सारी चीज़ें जब हमारे फेवर में हैं एंड वी हैव सच ए प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इन सेंटर कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर एड्रेस भी कर रही है, राइट। तो एंड ऑल ओवर वर्ल्ड इन सब, ये भी सब हमारे इंडिया की तरफ देखने की कैसे होने वाला है। सो आई वॉज लुकिंग इन टू द फोरकास्टिंग, जो जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है कि इन 2070 इंडिया की जो जीडीपी होने वाली है दैट इज़ गोना बी 51 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, और अमेरिका की हमारे से नीचे होगी। पक्का सर। और चाइना की 53 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स होगी। पर चाइना और इंडिया में अगर हम 2070 देखें तो देयर डिफरेंस ऑफ ओनली 2 ट्रिलियन, बहुत कम है, राइट। तो वो अगर हम एक साल और आगे देखेंगे, अगर 2072-73 देखेंगे, तो हो सकता है कि हम टॉप पे हों। हाथ में वहीं से लेके वहीं पे आप कूड़ा डालते हो, क्या सीखा आपने? गलत है। तो आप किस तरीके की क्या चीज़ें हैं, अगर आप किसी को खुश नहीं रख सकते हो, अगर आपको जो बोलना है आप 1 सेकंड सोच के बोलेंगे, तो शायद आपके पास किसी भी क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आपने कौन सी एक्सरसाइज किया, चॉइस, दैट इज अप टू ए पर्सन। और क्या हम हमेशा वो सही आंसर चूज करते हैं? क्या आप रिफ्लेक्ट करते हो सोने से पहले कि मैंने आज 50 लोगों से बातचीत की और मैंने सब चीज़ों का, जिससे भी मैंने इंटरेक्ट किया, मैंने हमेशा बेस्ट ऑप्शन के अंदर रिएक्ट किया? नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाउ वी विल बिकम मोर वाइजर व्हेन वी रिफ्लेक्ट अपॉन कि हमने जो जो चीज़ें बोली उनमें से कितनी चीज़ें ठीक बोली, कितनी गलत बोली। सर लोग तो सोचते ही नहीं है, राइट। अगर आप इस पे सोचेंगे, रिफ्लेक्ट अपॉन करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बिकम मोर वाइजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज एजुकेशन। कमाल है सर, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया सर। एजुकेशन का जो पैरामीटर्स था वो कहीं ना कहीं आज आपने ना मेरे माइंड में बहुत ज़बरदस्त चेंज किया है, क्योंकि मैं सच बताऊं मैं ढंग से कॉलेज गया नहीं, मैं सीए की फील्ड में था, तो हमें थोड़ा सा मोनोटोनस एक्ट ही पढ़ने होते थे। ठीक है, बट आज के टाइम पे हमें भी नए नए सॉफ्टवेयर्स इंप्लीमेंट करने पड़ रहे हैं। एआई के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड एआई के सॉफ्टवेयर्स आजकल हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बट सर कहीं ना कहीं क्रिएटिव तो आज होना पड़ेगा, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एक कपड़े की दुकान ही क्यों ना कर रहे हो, तब भी आपको क्रिएटिव तो होना पड़ेगा। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये कॉलेज को ऑटोनोमस बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, और इसको क्या मैंडेटरी है ये ऑटोनोमस करना, या इट्स एन ऑप्शनल की कॉलेज की मर्जी है, या कॉलेज की मर्जी है वो ऑटोनोमस होना चाहे तो होए, नहीं होना चाहे तो ना होए। और अगर कॉलेज ऑटोनोमस होता है या नहीं होता है, तो इससे स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट मेरे क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन है, जो उनका मैंडेट है, वो ये है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहाँ बच्चे ज़्यादा सीख सकें अलग अलग आस्पेक्ट्स के बारे में। और कॉलेजेस जो स्टैंड अलोन है उनका कोई फ्यूचर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि या तो सब इंस्टीट्यूशंस दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस, और या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट होंगे, but there will not be any standalone institutions in times to come। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है, और ये इसके पीछे एक नैरेटिव है कि इंस्टीट्यूशंस वो सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिनके पास ऑटोनॉमी हो। और क्योंकि वर्ल्ड इतना तेज़ी से बदल रहा है, इमर्जिंग टेक्स चीज़ें आ गई हैं जिसके अंदर यू नीड टू बी more flexible, you have to be faster in response, कि आप इंडस्ट्री के मुताबिक अपने करिकुलम को डेवलप कर सकें, बना सकें, उनको उसके साथ अलाइन कर सकें। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अब आप ये चीज़ें नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी 200 इंस्टीट्यूशंस को एफिलेट करके बैठे हुए हैं एंड देन बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है। तो नाउ अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छी चीज़ें करेंगे।
और उसके लिए आपकी ग्रेडिंग होगी. सो द इंस्टीट्यूशंस हु विल बी एबल टू गेट द ग्रेडिंग्स लाइक NBA accredited हो या NAC accredited हो, तो ये जो ऑटोनॉमी मिलती है ये आपको ग्रेडिंग्स के हिसाब से मिलती है, राइट? क्योंकि या तो इंस्टीट्यूशन रहेंगे या वो अपने क्वालिटी एक्रेडिशंस ठीक करेंगे एंड देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन. ओके, तो उनको करना क्या होगा? किसी भी कॉलेज को अगर ऑटोनोमस होना है तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स क्या हैं सर? पैरामीटर्स हैं जैसे NAC एक्रेडिशन उसका लेके आए और A ग्रेड से ऊपर उनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए. और या NBA एक्रेडिटेड उनके कोर्सेज हों, एटलीस्ट उनके 3 कोर्सेज NBA से एक्रेडिटेड होने चाहिए. सो विच इज़ मोर देन लाइक यू कैन से लाइक या तो 3 हो या 50% ऑफ द कोर्सेज नीड टू बी NBA एक्रेडिटेड. तो इन कॉलेजेस को फिर वो ऑटोनोमस के लिए अप्लाई करते हैं. देन यू हैव टू गेट द NOC फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एज वेल एंड द स्टेट एज वेल. सो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको इसके अंदर तो बहुत सारे कॉलेजेस को प्रॉब्लम आने वाली है सर गोइंग फॉरवर्ड. मुझे जो लग रहा है, क्या हर बंदा इस चीज़ को इतना सीरियसली लेके इम्प्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड है? हर एक कॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ मैं. देखिए, अगर आप इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस दे विल बी इन प्रॉब्लम बिकॉज जो इंस्टीट्यूशंस समय के साथ नहीं चल पाए, that the colleges who have not developed in quality aspects, तो क्योंकि उनके लिए NBA कराना या उनके लिए NAC accreditation लेना तो it would be a very difficult task. तो उनके पास accreditations नहीं होंगी तो फिर वो autonomous नहीं हो पाएंगे. एंड जब ये क्वालिटी चीज़ें नहीं होंगी तो ये मार्केट फोर्सेस ही आई गेस दे विल मेक देम आउट ऑफ कंटेंशन. तो but that is reality that you have to be an autonomous institution or a university, right, to be in ताकि आप उसको चला सकें न्यू पैरामीटर्स के हिसाब से. और जो आज की रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से हम बच्चों को इक्विप कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ में, ताकि उन चीज़ों को हम उन बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल और एक आप क्या कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटर बना सकें फॉर द सोसाइटी एंड फॉर ह्यूमैनिटी. चलिए सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या है सर? स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है सर एज ए स्टूडेंट? देखिए, पहले जो एफिलेटेड सिर्फ एक एफिलेटेड फॉर्मेट के अंदर जब कॉलेजेस होते हैं तो व्हाट हैपेंस इज़ कि बहुत सारा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बहुत पेंडेंसी फॉर्मेट में चलती रहती हैं. तो इतनी फ्रीडम नहीं होती कॉलेजेस के पास. अगर आपने कोई न्यू कोर्स आप लेके आना चाह रहे हैं, आप उसको किसी इंडस्ट्री के साथ टाइप करके चलाना चाहते हैं या इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स के साथ से उसको टेलर मेड करना चाहते हैं ताकि आप उसको मोर लर्निंग सस्टेनेबल लर्निंग एस्पेक्ट में लेके आ सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रोजेक्ट्स कर सकें. क्योंकि हमने देखा है कि बिकॉज वी वर अंडर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो हम एक एफिलेटेड फॉर्मेट में थे. तो पर लेकिन जैसे हमने अब अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हमने अपने एस्टैब्लिश की, हमने उनको नए जो बहुत से लोग जो फॉरवर्ड थिंकिंग रखते हैं, हमने चाहे वो इंटरनेशनल कुछ प्रोफेसर्स हैं उनको भी ड्रॉप इन किया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इनसाइट मिलती हैं. आप इंडस्ट्री के लोगों को अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में लेके आते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से हमें एक नए कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखाने हैं, नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बच्चों को अवेयर करना है, ताकि वो उनको ऐसा ना लगे कि दे आर आउटडेटेड, राइट. सो दे गेट दैट एक्सपीरियंस इन वाइल दे आर इन कॉलेज. वो उनके साथ पहले से ही टाई अप कर लें इन ऑन लॉट मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करें ताकि उनकी लर्निंग अच्छी हो. तो उनकी रॉट लर्निंग की तरफ से हटा के उनको एक रियल लर्निंग की तरफ क्रिएटिव उनको उनके आप डायरेक्शंस को मोड़ सकते हो. और जब वो कोई भी चीज़ जो बच्चा जब देखता है कि यस जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इसका कुछ मतलब है एंड मैं इसके साथ में कुछ बना सकता हूँ, कुछ क्रिएटिव बना सकता हूँ, कुछ नया बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो कोई भी चीज़ जो क्लास में जो लेगा तो उसको बहुत मन से लेगा, राइट, इन्वॉल्व होके लेगा, पार्टिसिपेटिव नेचर में लेगा, राइट. उसको वो ऐसा नहीं लेगा कि टीचर ने बोलना स्टार्ट किया और वो ऑफ हो गया, राइट. तो उस चीज़ को जब को बच्चा इस तरह से देखता है, आई गेस आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, जहाँ उनको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें मेरे को कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी तो वो स्विच ऑफ मोड में आ जाता है, राइट. उसको स्विच ऑन करने के लिए, उसको पार्टिसिपेटिव मोड में लाने के लिए यू हैव टू टॉक रेलिवेंट, राइट. आजकल के जो जेंजी हैं दे आर वेरी स्मार्ट इन दैट थिंग.
एक आपने जनरेशन चेंज करने वाला पॉइंट बोला था सर, वो मैं चाहूँगा प्लीज़ रिप्रोड्यूस करो कि पहले जनरेशन गैप कितने सालों पे होता था और अब कितने सालों पे है। देखिए ये तो क्योंकि जब एक फास्ट चीज़ें चलने लगती हैं तो जो हम समझते हैं कि जो पहले 20 साल के अंदर जनरेशन गैप होता था, फिर 10 साल में जनरेशन गैप आने लगा, अब 5 साल के अंदर जनरेशन गैप आता है इवेंचुअली। और मेरे ख्याल से 1-2 साल में तो शायद जब तक एक बच्चा एक कोर्स पढ़ रहा है, 3 साल का पढ़ रहा है या 4 साल का पढ़ रहा है, तो 4 साल के अंदर ही जनरेशन गैप आ जाएगा। तो दिस इज देयर बिकॉज आप बोलते हो कि अच्छा आपने तो उस वाले बैच से किया, इज नाउ इट इज ऑल कम्प्लीटली चेंज्ड, उसको कोई रेलिवेंस ही नहीं रहने वाला है। बाप रे। तो वो एक न्यू जनरेशन हो जाती है बिल्कुल, कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि भाई ये मेरी बात नहीं समझेंगे। आजकल के एक नए चीज़ें चलती हैं आज कि भाई आप ये चीज़ समझ पाते हो कि वो आप टेक्स्ट लिखते हो, चैटिंग करते हैं बच्चे, तो वो अपने फॉर्मेट में अपनी लैंग्वेज में करते हैं। सो अगर आप उनकी मोबाइल देखोगे तो बहुत कुछ ऐसा लिखेंगे, आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है। हाँ, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, स्लैंग यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ न्यू जनरेशन। उनके एस्पिरेशंस अलग हैं, उनके कंस्ट्रेंट्स भी हैं, राइट। उनको बहुत मिली सेकेंड्स में मिली सेकेंड्स में वर्क करते हैं। आज वो आप एक इंस्टा पे रील भी देख रहे हैं तो एक स्प्लिट ऑफ द सेकेंड्स में आगे स्क्रॉल करते चले जाएंगे, राइट। और वो लेकिन सब समझ रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, परसेप्शन कितना फास्ट है, क्योंकि ये नए वर्जन के लोग हैं, तो ये अपडेटेड वर्जन है। सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द न्यू जनरेशन। बाप रे भैया, मुझे तो लग रहा है मेरे को भी एक आध कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए और कुछ नया सीखने के लिए एटलीस्ट आना चाहिए। देखो दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ पे भी काम करना चाहते हैं, अपडेट आपको करना पड़ेगा। चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे जूते की दुकान हो, चाहे आप एक मल्टी मिलियनेयर बंदा ही क्यों ना हो, रिलायंस को भी अपग्रेड करना पड़ता है, अडानी को भी अपग्रेड करना पड़ता है। और एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी के अंदर टीचर्स बड़े ही अपग्रेडेड चाहिए भैया। अब टीचर्स भी साथ के साथ अपग्रेड करेंगे। ऐसे ही इंस्टीट्यूट से आप प्लीज़ अपने कोर्सेज, अपनी एजुकेशन कीजिए और अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अगर आप एक कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो। आशा करता हूँ आपको हमारा पॉडकास्ट वैल्यू एडिशन पक्का किया होगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, और अपनी क्वेरीज़ भी डालिएगा। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, बच्चों की अगर कोई क्वेरीज़ आएगी सर, तो उसका भी हम सोल्यूशन चाहेंगे कि आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। आरजी शो पॉडकास्ट चैनल को भी लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद। जय हिंद।